पेज नंबर 79 ही करो। सी सिनेरियो कंप्लीट हो गया था तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक आ रही है? कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी का? ये लास्ट सिनेरियो जरा सामने रखेंगे, इसके इंटरेस्ट की वर्किंग जरा एक नजर देखो। इसमें मंथ सही काउंट हो गए हैं? 3 months 3 months, लास्ट में 2 months क्यों बना? ये कौन से 2 महीने? जुलाई क्यों नहीं दिया? इंटरेस्ट बड़ा इसमें 3 months का ही आना, लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर में 2 महीने बस गुजर रहे, तो नेक्स्ट मंथ है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। जुलाई के महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा। तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो लास्ट वर्किंग करते हैं फिर 2 months मई जून के बस हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। अगर इस साल का इंटरेस्ट इसी साल पे हो रहा होगा तो फिर पेएबल नहीं होगा, और अगर इस साल का इंटरेस्ट अगले साल पे हो रहा होगा तो पेएबल होगा, या हमेशा इस साल का अगले साल पे होगा, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सपेंस पेएबल कब होगा? अगर इस पीरियड का एक्सपेंस हो लेकिन पे ना हो। वैसे मेरा ख्याल है ऐसे कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं पे हुआ तो लाइबिलिटी। कोई और कंफ्यूजन? पेज नंबर 83 निकालें। स्टार्ट लिया करें सर। चले सर, जो मैंने कल कुछ बातें आपके सामने की थी, इसका मकसद ये था कि हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें बाय द नेम ऑफ बोरिंग कॉस्ट। आवाजें खत्म किया करें प्लीज। ये जब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे, इसका स्टैंडर्ड का नंबर एक लिखा हुआ IS 23 और स्टैंडर्ड का नाम है बोरिंग कॉस्ट। इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती है और फिर बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो 5-7 मिनट बहुत गौर से मेरी बातें निचली सुना, पेन हाथ में पकड़ना, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर आपने लिखनी है तो काइंडली साथ साथ लिखते रहिएगा। सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस द डेफिनेशंस, बोरिंग एक वर्ड है, कॉस्ट है। बोरिंग्स कहते हैं उधार को, बोरिंग्स को लोन भी कहते हैं, लोन भी बोरिंग ही नहीं है। तो बोरिंग मींस लोन है, और बोरिंग कॉस्ट मींस, क्या बोरिंग की वजह से कोई कॉस्ट भी इंकर होती है? बोरिंग की वजह से जो कॉस्ट इंकर होती है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। आसान से लफ्जों में बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट की बात होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन करूं, तो जब भी आप कोई फंड्स बोरो करते हैं, किसी से अगर पैसे उधार पे लेते हैं, उन उधार के पैसों की वजह से जो खर्चा होगा, उधार पे जो पैसे लिए हैं उन पैसों की वजह से जो आपके खर्चे होंगे, उन खर्चों को कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। तो प्राइमरीली कौन सा खर्चा होता है? इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज और भी आप फर्स्ट लाइन पढ़ने में, बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट and other related costs that an entity incurs in connection with borrowing of funds। फंड्स बोरो करने की वजह से जो इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ती हैं, उसे बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट का तो हमें आइडिया है, अदर रिलेटेड कॉस्ट को समझने के लिए जरा नेक्स्ट लाइन में
Other related costs include bank charges deducted by bank at the time of disbursement of loan. Disbursement का मतलब giving of loan. Disbursement means बैंक लोन दे रहा है, तो बैंक सभी लोन देते हुए समटाइम्स क्या करता है, बैंक चार्जेस हमसे डिडक्ट करता है। अगर हमने पैसे उधार पे लेने हैं तो इंटरेस्ट तो बैंक ने टाइम बेसिस पे लेना ही होता है, लेकिन इन एडिशन टू दैट समटाइम्स बैंक अपने सर्विस चार्जेस के नाम से, जिसे बैंक चार्जेस बोलते हैं, शुरू में ही कुछ पैसे हमसे ले लेता है। जब भी आप इससे फंड्स बोरो करेंगे तो फिर फंड्स की बोरिंग की वजह से जो खर्चे हैं वो हमने डिसाइड नहीं करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो लेंडर डिसाइड करता है। लेंडर मीन्स जो पैसे दे रहा होता है, और पैसे जो दे रहा होता है वो बैंक है नॉर्मली। तो बैंक इंटरेस्ट तो लेता ही लेता है, लेकिन सम टाइम बैंक इंटरेस्ट के साथ साथ वन टाइम पेमेंट शुरू में ही हमसे लेता है अपने सर्विस चार्जेस के नाम से, उसको फिर बैंक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर फर्स्ट लाइन वापस आए। तब अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन की वजह से, या कोई अदर रिलेटेड चार्जेस मीन बैंक चार्जेस देने पड़ रहे हैं लोन की वजह से, तो ऐसे खर्चे को कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स बोरिंग की वजह से जो हमें खर्चे पे करने पड़ रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट कहलाते हैं। ये बोरिंग कॉस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है? किसकी इनकम है? इनकी इनकम है। तो इंटरेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी बैंक क्या करता है, जिस वक्त पैसे दे रहा होता है उस वक्त अपने को डॉक्यूमेंटेशन के नाम से कि हमने आपके साथ कमिटमेंट की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के नाम से कुछ अपने बैंक चार्जेस हमसे ले लेता है। उन बैंक चार्जेस का भी फिर बोरिंग कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी हमें क्यों पे करना पड़ा, वो भी हमें क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम बैंक से लोन ले रहे हैं। तब क्वेश्चंस में इन बैंक चार्जेस को एग्जामिनर डिफरेंट नेम से हमें बताता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स पढ़े, मतलब वर्ड्स पढ़े। डिफरेंट नेम्स नहीं, मतलब डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर बैंक चार्जेस इन एग्जाम क्वेश्चन। बैंक चार्जेस को एग्जामिनर क्वेश्चंस में डिफरेंट नेम से हमें बताता है, तो नेम्स का थोड़ा सा आइडिया आपके सामने आएगा। इसे अरेंजमेंट फी बोलते हैं। अरेंजमेंट फी भी अगर कहेंगे तो आपके जहन में क्या आएगा, ये बैंक चार्जेस है। कभी कभी इसे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम से बताया जाता है, तो ये भी बैंक चार्जेस ही है। और अगर लिखा हो कमिटमेंट फी, तो मतलब अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट फी, ये सब किस चीज की ही ऑल्टरनेट नेम्स है, बैंक चार्जेस को ही बोलने के डिफरेंट नाम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पे वापस आए जरा। इंटरेस्ट और जो अदर रिलेटेड बैंक चार्जेस हैं जो हमें बोरिंग की वजह से इंकर करने पड़ रहे हैं, उन दोनों को कलेक्टिवली, किन दोनों को, इंटरेस्ट और अदर रिलेटेड चार्जेस को कलेक्टिवली अगर बोलना हो तो बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक नजर यहां तक देख लें, कोई कंफ्यूजन जहन में आती है। हम बैंक के एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं या बिजनेसेस के एंगल से जिन्होंने लोन लिया है? कॉस्ट वर्ड है, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट किसकी होगी? जिसने लोन लिया होगा और इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली और बैंक चार्जेस पे करने होंगे। तो कोई एंट्री जहन में आती है बोरिंग कॉस्ट? एक्सपेंस डेबिट होना, एक्सपेंस डेबिट, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर ये पे करना तो पेबल क्रेडिट। एक्सपेंस के एंगल से बात हो रही। एनी कंफ्यूजन? जनरल एक्सपेंस क्लियर है? देन सर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आएगा। अब ये जो बोरिंग्स हैं ये भी डिफरेंट नेम्स है, एग्जामिनर क्वेश्चन में आप बताता है, आप देखते रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स या बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म लोन का भी वर्ड सुना? क्या मतलब होगा लॉन्ग टर्म लोन? ऐसे पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पे करने, मोर देन 12 मंथ्स के बाद, तो इज इट बोरिंग? लोन बोरिंग एक ही बात है। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म लोन, ऐसे पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन को ही समटाइम्स शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी वर्ड यूज होता है। ये ऑल्टरनेटिवली सेकंड और थर्ड वर्ड्स यूज होते रहते हैं। और ये जो अगर शॉर्ट टर्म लोन्स हो तो ये हमेशा आपको करंट लायबिलिटीज में नजर आएंगे, ये भी लिखे साथ। लॉन्ग टर्म लोन अगर है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमेशा शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड है, तो ये करंट लायबिलिटीज में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे। लेकिन कभी कभी ये जो लॉन्ग टर्म लोन होता है इसका फिर करंट पोर्शन का आइडिया है आपको? उसका क्या मीनिंग होता है?
लॉन्ग टर्म लोन में से वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना, फिर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के नाम से भी हो सकता है। लेकिन एज इट इज अगर शॉर्ट टर्म लोन बोला जाए तो मतलब ये होगा कि वो लोन है जिसे हमने लिया ही नेक्स्ट 12 मंथ्स तक है। मतलब जो लिया है, ये पैसे जो लिए हैं इनको हमने पे करना ही नेक्स्ट 12 मंथ्स में। लेकिन अगर सपोज 5 साल का कोई लोन है तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, लेकिन उसमें से उस लोन के कुछ पैसे अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में वापस करने हैं तो जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे देने होंगे वो फिर करंट नहीं, वो शॉर्ट टर्म नहीं उसके लिए वर्ड होगा, उसे करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे, लेकिन बाय द नेम ऑफ करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। इस शायद हम कल लिख रहे थे, एक नजर देखें जरा रजिस्टर में। कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें वो लॉन्ग टर्म लोन से देखिए जरा एक मिनट। तीनों मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म लोन ही थे, लेकिन वो जो थर्ड था वो फिर कुछ इस तरह से बन गया था, शायद उसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में सारा सेटल हो जाना, तो शायद 12 मंथ से ज्यादा के लोन ही थे। लेकिन जो थर्ड सिनेरियो में वो अब रीपेमेंट उसकी क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में ही रह गई थी, इसलिए सारा फिर करंट पोर्शन बन गया। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ तक जितनी बात हुई है, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस बोरिंग्स। बोरिंग्स मींस लोन, लोन्स कैन आइदर बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और लोन्स पे जो खर्चा हमारा होना है बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस, उसको हम बोरिंग कॉस्ट कह रहे हैं। तो बोरिंग मींस लोन, उधार, और बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred in connection with the borrowing of the funds। अब फर्स्ट लाइन जरा करने के बाद दोबारा देख लें, अगर यहाँ से ऑनवर्ड सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट और अदर रिलेटेड चार्जेस मींस बैंक चार्जेस मिला के जो फिगर है वो फिर बोरिंग कॉस्ट कहलाती है। साथ साथ कैंडिडेट करें, समटाइम्स नई बातें शुरू कर देते हैं, वो यकीनन सारी बातें हो जाएंगी, साथ साथ समझने की कोशिश, जो बात हो रही है उसको पहले समझ लिया करें, फिर अगर अल्टरनेटिवली कोई चीज़ जहन में आ रही है तो इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल मैक्सिमम डिस्कस हो ही जाती है। कोई रह जाए तो वो अलग इशू है, समटाइम्स हमारा फोकस जिन चीज़ों पे इस वक्त होना चाहिए वो रह जाता है, अगर वो हो जाए तो। चलो आगे, कुछ एंट्रीज रिवाइज करनी है सर, नेक्स्ट लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट एंट्रीज, कुछ पिछली बातें रिवाइज करने हैं, उसको फिर मिक्स करते हैं नई बात से। अगर शेयर इशू हो जाए और कैश आ जाए, ये ठीक है, आपने एंट्री सही बोली, शेयर कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन बस ये याद रखें कि दिस कैश कैन बी मोर देन और लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, देयरफॉर इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट आ सकता है एक बैलेंसिंग फिगर के दौरान। शेयर कैपिटल ने इंशाल्लाह हमेशा कैसे क्रेडिट होना, नॉमिनल वैल्यू से, और डिफरेंस कैन आइदर भी, अगर कैश ज्यादा आया तो प्रीमियम है, कम आया तो डिस्काउंट। देन इसके नीचे एक सेंटेंस पढ़ा, शेयर कैपिटल एक स्टार सा बना हुआ, शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन इक्विटी, नहीं एक मिनट यहाँ तक ठीक है। अगर शेयर कैपिटल वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में इक्विटी का पोर्शन आना चाहिए, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये बोरोइंग नहीं है। क्या शेयर होल्डर्स से जो पैसे हमने लिए हैं वो कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस से वापस करना है? कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन। हाँ, एक सिचुएशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन से चाहे तो वापस कर सकती है, तो ये कोई कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए कभी भी हमने इसे लाइबिलिटीज में नहीं लिखा। तो शेयर होल्डर्स के जो पैसे होते हैं, ये कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया हुआ है। उधार की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उधार किसे कहते हैं, आपने हमेशा वापस करना होता है, चाहे अगले साल करना हो या 10 साल बाद करना हो, 20 साल बाद करना हो, उधार कहते ही शायद उसे जिसे वापस करना है, और साथ विद इंटरेस्ट शायद वापस करना होता है। तो शेयर कैपिटल हमेशा अपने इक्विटी में लिखा है, लाइबिलिटी नहीं है, पैसे वापस नहीं करने, अनलेस बिजनेस वाइंड अप हो जाए, और वाइंड अप होके भी अगर एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो फिर वापस पैसे करेंगे। इवन देन अगर फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा पैसे ना बचे, वाइंडिंग अप जहन में लाएं, बात हुई है कभी, एसेट्स बेचे जाते हैं, एसेट्स बेच के पैसे जो इकट्ठे होते हैं, पहले सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी, अगर पैसे बचेंगे तो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, और अगर पैसे ना बचे तो कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द कैश टू द शेयर होल्डर्स। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स in the form of share capital is not a borrowing, it is considered as bracket में एक sentence लिखे छोटा सा, it is considered as owned funds of the business, it is considered as owned, अपने। कंपनी के अपने पैसे कंसिडर होते हैं सर, ये कंपनी किसकी, शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की नहीं, शेयर होल्डर्स की। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो भी शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किए होते हैं, अपने ब्याह पे अपॉइंट किए होते हैं, जो शेयर होल्डर्स के ब्याह पे कंपनी को मैनेज करते हैं।
ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की कंपनी और शेयर होल्डर्स के बिजनेस में पैसे, अपने ही कंपनी में उनके पैसे। बोरोइंग किसे कहते हैं? जो किसी थर्ड पार्टी से पैसे लिए और वापस करने। ठीक है, लोन, कॉमन वर्ड। तो शेयर कैपिटल इज नॉट अ बोरिंग, इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी। और आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं अपने पैसे। अगर आप उधार ले लें किससे, वो भी अपने पैसे। ठीक है, वक्ती तौर पर तो कैश अपना ही है, लेकिन दैट कैश इज टू बी रिटर्न, वो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। पैसे पकड़ने से हमारी एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि हमने डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना है, आफ्टर 12 मंथ्स देना है। आई होप कि मैं बोलता ही जा रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है सब। देन आ जाए डिविडेंड की एंट्रीज रिवाइज करवा दें यार। अच्छा, अगर मैं डिविडेंड बोलूँ वर्ड, तो बाय डिफॉल्ट में कैश डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन इन बोनस शेयर्स भी होते हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन अगर मैं डिविडेंड वर्ड यूज करूँ तो बाय डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कैश डिविडेंड। और कैश डिविडेंड की एंट्रीज आपको दो हिस्से में याद आनी चाहिए, डिक्लेयर्ड की और पेड की। आ जाए नाम नाम से पढ़ते हैं। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया शेयर होल्डर्स को। जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, एंट्रीज पढ़ते रहे। डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड के डेबिट के साथ एक स्टार लगा हुआ, स्टार ढूंढना नीचे। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, ये प्रॉफिट लॉस में फिगर नहीं जाती, या जाती है? ये कहाँ डिविडेंड की अमाउंट जाती है? डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। बचपन अगर याद आ जाए तो जिस तरह ड्राइंग्स हैं, सवाए फर्क क्या है, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती थी, और रिटेन्ड डिविडेंड जो है ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होता है। ठीक है, वो जो हमने कैपिटल एक वर्ड पढ़ा हुआ था पहले, उसको हमने शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स में सेग्रीगेट कर दिया है। तो इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में डिविडेंड लेस किया जाता है। इज इट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस? अगर ये एक्सपेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाया, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखते हैं प्रॉफिट कमा लिया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, व्हिच इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आ जाती है, बताइए आप। देन अगर पेमेंट हो जाए, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। एक नजर आप रिवाइज करें जरा, एक मिनट जरा ब्रेक कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक पढ़ लें, फिर मैं जो बात करना चाहता हूँ यहाँ वो मैं फाइनल करता हूँ। ऊपर से स्टार्ट करें, फर्स्ट लाइन से पढ़। जी फारूक साहब, ये शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन ही का एक और नाम बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लेने, ओवर, बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लेनी है। ये भी शॉर्ट टर्म लोन के लिए ही वर्ड इस्तेमाल होता है। ये पैसे जो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी लेंगे आप, ये भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेएबल होते हैं। देयरफॉर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म लोन ही के टाइप सॉर्ट ऑफ। ठीक है फारूक साहब जी, कोई और कंफ्यूजन नहीं है तो चलो बेटा, बात हो रही थी अगर स्टार्ट दोबारा से शुरू से किया जाए, फर्स्ट लाइन से ऊपर हम बात कर रहे थे बोरिंग कॉस्ट की। बोरिंग कॉस्ट की इस डिस्कशन में दरमियान में फिर मैंने शेयर्स की बातें शुरू कर दी। इसका मकसद ये था कि क्या शेयर कैपिटल भी बोरिंग है? शेयर कैपिटल बोरिंग नहीं है। देयरफॉर अब शेयर कैपिटल की वजह से हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं।
हमने शेयर होल्डर से क्या लिया हुआ है? पैसे, शेयर्स के अगेंस्ट पैसे लिए हैं। तो उसकी वजह से जब फिर प्रॉफिट होते हैं तो हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं। तो क्योंकि शेयर कैपिटल बोरिंग नहीं है, इसलिए जो उसके अगेंस्ट डिविडेंड दिया जा रहा है वो भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इट मींस पहले एक चीज को बोरिंग होना चाहिए और फिर उस बोरिंग के रिजल्ट में जो हम कॉस्ट इंकर कर रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट हो। क्या लोन एक बोरिंग है? क्या लोन बोरिंग है सर? देयरफॉर इस लोन की वजह से जो कॉस्ट इंकर होगी वो बोरिंग कॉस्ट है। क्या शॉर्ट टर्म लोन कोई बोरिंग है? लॉन्ग टर्म लोन कोई बोरिंग है? देयरफॉर उस पे जो कॉस्ट आ रही है वो इंटरेस्ट है बैंक चार्जेस के नाम से, वो बोरिंग कॉस्ट है। तो क्योंकि शेयर कैपिटल बोरिंग नहीं है, इसलिए उस पे अगर कोई हम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इट मींस अगर हम बोरिंग कॉस्ट को क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में शेयर कैपिटल आ जाए तो वो बोरिंग्स में कंसिडर नहीं होगा। अगर हम बोरिंग कॉस्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में डिविडेंड आ जाए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, तो वो भी डिविडेंड बोरिंग डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को जो हम दे रहे होंगे बोरिंग कॉस्ट में नहीं है। एक सेंटेंस अंडरलाइन करें फाइनली, एक एरो सा बनाओगे इनमें, as the share capital is not a borrowing, therefore the dividend to shareholders is not a borrowing cost। पहले एक चीज को क्या होना चाहिए, और फिर अगर वो बोरिंग है तो उसका खर्चा कहलाएगा बोरिंग कॉस्ट। शेयर कैपिटल क्योंकि क्या नहीं है, देयरफॉर डिविडेंड क्या नहीं है। एनी कंफ्यूजन? अब रजिस्टर खोले बुक बल्कि बंद ही कर दो थोड़ी देर। हेडिंग लिख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब डेफिनेटली बेटा बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी है और बैंक चार्जेस भी हैं, लेकिन कम से कम जब भी बोरिंग कॉस्ट वर्ड आए तो आपके जहन में इंटरेस्ट जरूर आना चाहिए। बाकी ठीक है, उसकी डेप्थ में अगर जाएंगे तो बैंक चार्जेस के नाम से अदर रिलेटेड कॉस्ट भी हैं, फिर उन बैंक चार्जेस के भी मैंने आपको नाम बताए हैं, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ याद हो जाएंगे। कम से कम जैसे ही बोरिंग कॉस्ट वर्ड आए आपके जहन में सिंपली क्या आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है। अब हेडिंग हमने बना ली ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट का सिंपली मतलब ये है कि हमने ये डिसाइड करना है कि बोरिंग कॉस्ट अगर इंकर हो गई है तो हमने इसका करना क्या है। तो बोरिंग कॉस्ट अगर इंकर होगी तो हमने इसका क्या करना है, क्या हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट? रिकॉग्नाइज द बोरिंग कॉस्ट एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड। आगे मैंने कुछ बातें जरा करनी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरे वर्ड्स भी सुनते जाएं, मैं थोड़ा सा लिख भी रहा हूँ, इसको एकदम लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, पहले बात पूरी समझ लें, बात बिल्कुल सिंपल है। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट इज बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज का मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड। इंकर्ड किसे कहते हैं? जब हो जाए बोरिंग कॉस्ट का, जब एक्सपेंस हो जाए। बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस कब होता है? जब लोन लेने के बाद टाइम गुजर जाता है। क्या जब पे हो जाता है? बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस कब बन जाती है? आपने लोन लिया, आपने आज लोन लिया, एक महीना गुजर गया, क्या एक महीने का इंटरेस्ट आप उस लोन पे एक्सपेंस हो गया है? अगर पेमेंट नहीं की तो पेबल भी हो गया है, और अगर पेमेंट कर दी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। नहीं पेमेंट की तो एक्सपेंस डेबिट पेबल। इट मींस यहाँ तक जो मैंने लिखा है बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड, यहाँ तक एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश पेबल। लिखे यहाँ। Borrowing cost is recognized an expense when incurred
मींस एक्सपेंस डेबिट, पेमेंट होगी तो कैश क्रेडिट, और अगर पेमेंट अभी नहीं हुई तो पेबल क्रेडिट। शायद कल हम कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। कर रहे थे सर, क्या बातें हो रही थी कल? एक्सपेंस कैलकुलेट हो रहा था और फिर एंड में ये डिसाइड हो रहा था क्योंकि पे तो नहीं करना रह गया, जब पे करना रह गया तो वो पेबल था, जब पे हो गया था वो फिर कैश क्रेडिट होने से हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई थी। तो यहाँ तक आई होप कि जितनी मैंने अभी बातें की हैं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बस अब जो हमने सेंटेंस लिखा है बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, इसकी एक एक्सेप्शन है, ये आपके लिए जरा नई चीज है, तो काइंडली जरा मुझे 1 मिनट पहले दीजिएगा, कुछ मैं वर्ड्स आपके सामने जरा इंट्रोड्यूस कर दूं। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड अनलेस it relates to a qualifying asset। नए वर्ड्स आएंगे, मैं सारे एक्सप्लेन करता हूं अभी। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन expense unless it relates to a qualifying asset। In that case, it is capitalized to the cost of qualifying asset। डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन कैपिटलाइज का मीनिंग सबको पता? कैपिटलाइज का मतलब होता है added to the cost of qualifying asset। capitalize added to the cost of qualifying asset। Just a second। ठीक है, पानी बताइएगा, मुझे महसूस हुआ कि शायद नेट का मसला है। स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही प्लीज? जी सर, इससे पहले कि आप लिखें जरा थोड़ा सा मुझे जरा ट्रांसलेट कर दें जो मैंने बात की आपके सामने क्या है। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस का मतलब इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, अनलेस एन एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, अनलेस ये रिलेट कर रही है बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होने की बजाय कैपिटलाइज होने का मतलब एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय क्वालिफाइंग एसेट जिससे रिलेटेड है उसमें उसकी कॉस्ट में प्लस हो जाएगी। आप जरा जहन में लाएं, मशीनरी अगर आपने नहीं खरीदी है तो एक तो उसकी परचेज प्राइस होती है, सही होती है सर, लेकिन अगर उसकी कोई कैरिज कॉस्ट हो तो क्या वो कैरिज कॉस्ट उस मशीनरी कॉस्ट में ऐड होती है? तो ऐड होने का मतलब वो कैपिटलाइज होती है। अगर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, कोई वायरिंग कॉस्ट हो, मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होने का मतलब मशीनरी कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो देन वो फिर एक्सपेंस आउट नहीं होगी, वो फिर कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। अब ये क्यों होगी, कैसे होगी, क्यों हो रहा है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जहां तक इकट्ठे हो जाए नोट करना, अनलेस से आगे जरा लिख रहा हूँ। बोरिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट करेंगे आप, अनलेस वो बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड अगर हो तो फिर वो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय वो रिलेटेड क्वालिफाइंग एसेट जो होगा
वो उसकी कॉस्ट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगी। आप यहां जरा रुक के नोट कर लिए, लिखा लिखा। नेक्स्ट है जी जरा क्वालिफाइंग एसेट जरा डिफाइन करें। नेक्स्ट लाइन लिखें, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट को डिफाइन कर लें। क्वालिफाइंग एसेट मींस एन एसेट which takes substantial time period। बेटा आवाजें खत्म करें प्लीज। which takes place means an asset which takes substantial time period, which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale। Qualifying asset means an asset which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale। means an asset which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale। आप कंप्लीट करें intended use or sale। अगर किसी एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, अगर किसी एसेट को यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, तो ऐसा एसेट कहलाता है क्वालिफाइंग एसेट। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, अब ये जो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं 23, इसमें सब्सटेंशियल टाइम पीरियड को सच मंथ्स में एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, लेकिन हम क्वेश्चंस करते हुए यानी सब्सटेंशियल टाइम पीरियड के ऊपर कहीं लिखें मिनिमम 5 to 6 months। सॉरी इधर ऊपर लिखे, मैं इधर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं भी देख सही करता हूँ। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इर्द गिर्द ढूंढ के लिखिए। अगर किसी एसेट को यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड मींस है मिनिमम 5 to 6 months। अगर 5 to 6 months तक टाइम पीरियड लग रहा है, तो ऐसा टाइम पीरियड फिर स्टैंडर्ड के मुताबिक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड कंसिडर होगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हो और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड हम डिसाइड कर रहे हो, तो कम से कम कितना अरसा लग रहा होना चाहिए। अगर 2 साल लग जाए तो क्या सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होगा? अगर 2 साल लग जाए तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होगा। अगर 1 महीना लग जाए तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होगा। ये बड़ा मैंने मिनिमम लिखा है, कम से कम अगर 5 to 6 months राउंड टाइम पीरियड है तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होगा। 2 साल लग जाए, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम पीरियड जितना मर्जी हो, कम से कम कितना अरसा हो। अगर 5 to 6 months किसी एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते हुए लग रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड IS 23 हम कंसिडर करेंगे कि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है। इससे कम लगे तो सब्सटेंशियल है, इससे ज्यादा हो सकता है। इससे कम है तो फिर सब्सटेंशियल नहीं है। कम से कम कितना हो और ज्यादा जितना भी हो, जितना भी टाइम पीरियड लग रहा हो, वो इशू नहीं है। ठीक है, जरा एंड के वर्ड्स में आइएगा। मैंने 2 एंड में वर्ड्स लिख रहे हैं, यूज या सेल। यूज के लिए जो एसेट्स होते हैं वो भी 2 तरह के आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड मैनेजर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जांपल्स, ये जो एसेट्स होते हैं क्या इन्हें हमने सेल करना होता है, इस्तेमाल करना होता है? तो यूज में एक तो IS 16 वाला प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वाले एसेट्स हैं,
और नंबर 2 आइडिया जरूर होना चाहिए, वैसे डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स भी यूज के हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीदा इस्तेमाल के लिए, सॉफ्टवेयर बस काफी है। इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल के तौर पे लिखें। तो टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स जो आपने यूज के लिए रखे होते हैं, ठीक है। सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, शायद अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स हैं, और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो फिजिकली नजर आ रहा है। लैंड टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, लेकिन कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल एसेट। तो यूज के लिए कौन से दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल। एंड में वर्ड और सेल के लिए जो एसेट हमने रखे होते हैं वो स्टॉक होता है, वो इन्वेंट्री होती है। अगर मशीनें बेचना आपका बिजनेस है, अगर मशीनें आप खरीद रहे हैं ताकि बेच सकें, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या इन्वेंट्री है, तो उसे IS2 अप्लाई होगा। IS2 इन्वेंट्री। अगर व्हीकल्स खरीद के बेचने का बिजनेस आपका है, तो व्हीकल्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, वो इन्वेंट्री है। अगर व्हीकल खरीदी है ताकि इस्तेमाल कर सकें, मशीन खरीदी है ताकि इस्तेमाल कर सकें, इक्विपमेंट्स खरीदे हैं ताकि इस्तेमाल कर सकें, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चले जाएंगे, टेंजिबल I16 अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर यही चीजें आपने इसलिए खरीदी ताकि आप उन्हें बेच सकें, तो फिर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ये विल अप्लाई IS2, और IS2 के मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। मेरी सारी बात का क्रक्स ये है, अब जरा रुक जाए, अगर लिख लिया, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम, इंटेंजिबल एसेट की आइटम या इन्वेंट्री की आइटम एक क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर उसे यूजेबल या सेलेबल कंडीशन तक लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड कम से कम मींस कोई भी आइटम जिसे आपने यूज करना है या उसे अगर आपने सेल करना है, उसे यूजेबल सेलेबल कंडीशन तक लाते लाते अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो वो यूजेबल या सेलेबल आइटम क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी। अब अगर उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ताकि आप इस्तेमाल कर सकें या बनाने के लिए ताकि आप बेच सकें, आपको कोई लोन लेना पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग बना रहे हैं ताकि उसे यूज कर सकें, क्या ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है? लेकिन वो जो बिल्डिंग बनानी थी, सपोज से 100 मिलियन कॉस्ट आनी है, आपके पास अपने पैसे नहीं थे, आपको वो पैसे बैंक से लोन लेके अरेंज करने पड़े। अब बैंक से अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट इंकर होगा सर, क्या ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है? हमें कैसे पता? अगर इस बिल्डिंग को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर लोन लिया है, नहीं एक मिनट, तो ये बोरिंग है, इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो बोरिंग कॉस्ट है। अब ये बोरिंग कॉस्ट क्या इस बिल्डिंग से रिलेटेड है? तो ये बोरिंग कॉस्ट अब एक्सपेंस आउट नहीं होगी, ये कैपिटलाइज होगी। तो पूरी बात बेटा ये है कि बोरिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी अनलेस इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसे सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते हुए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, और अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो क्वालिफाइंग एसेट है। उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर हमने कोई लोन लिया था और उस लोन पे इंटरेस्ट पे इंकर हो रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट इंकर हो रहा है वो फिर एक्सपेंस आउट नहीं होगा, उसी तरह कैपिटलाइज होगा जिस तरह अदर आइटम्स जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इंकर होती हैं वो कैपिटलाइज होती हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से लोन ले लिया और लोन लेके अब आप उससे अपना एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो जो इंटरेस्ट इंकर हो रहा है वो भी इसलिए इंकर हो रहा है ताकि एसेट बन सके? अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट बनाना है, बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है, आपको लोन लेना पड़ा है,
तो लोन लेने की वजह से आप जो इंटरेस्ट आपको इनकर करना पड़ रहा है वो किस वजह से इनकर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एसेट बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एसेट बना रहे हैं, आपके पास अपने पैसे अवेलेबल है, आपके पास अपने पैसे अवेलेबल है, आप लोन नहीं लेंगे, अकॉर्डिंगली खर्चा जो करेंगे उसमें बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई एसेट बनाना पड़ रहा है, आपके पास अपने फंड्स नहीं है, आपको लोन लेना पड़ा है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो क्यों इनकर करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एसेट बना रहे हैं। तो वो जो इंटरेस्ट है अब वो एक्सपेंस आउट नहीं होगा, वो फिर कैपिटलाइज होगा। क्या डेबिट नहीं होगा, एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, एक्सपेंस की जगह वो बिल्डिंग डेबिट होगी, वो मशीनरी डेबिट होगी जो क्वालिफाइंग एसेट है। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि बोरिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होना है बाय डिफॉल्ट, अनलेस इट रिलेट्स टू अ क्वालिफाइंग एसेट। इन दैट केस फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या हर एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? कौन सा एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? It takes substantial time period to get ready for its intended use or sale. अब एक नजर जो अपने हाथ से भी अपने लिखा है, एक नजर यहाँ तक पढ़ लें, बस एक छोटी सी बात और सुनने फिर बात ब्रेक करते हैं। पहले जरा पढ़ें जो अपने खुद से लिखा है। बस सर जी पढ़ने के लिए, सर ये क्या पढ़ने लगे? सर सर मैं बता देता हूँ टाइम, अभी 4 बजने पे 2 मिनट रहते हैं। कहीं नजर नहीं आ रहा था मैं यहाँ 5 रहते हैं, वहाँ 2 रहते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज आता है। पेज नंबर 84 नहीं कर रहे। पेज 84 पेज 84 के स्टार्ट पे बेटा एक क्वालिफाइंग एसेट की हेडिंग लिखी होगी, उसकी तो मैंने एग्जांपल्स दे दी आपको। आप एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेशन में लिखवा दी, एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट का। क्वालिफाइंग एसेट्स की एग्जांपल्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? नहीं आराम नहीं, वो तो मतलब मेन बात है, थोड़ा सा एग्जांपल्स और डेप्थ में आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड अगर लग रहा है तो, और अगर नहीं लग रहा तो डेफिनेटली नीचे जितनी भी आइटम्स आएंगी ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग। अब डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस से मतलब क्या है? नहीं 5-6 महीने बस ठीक है, ध्यान में रख लेते हैं हम, लेकिन सब्सटेंशियल टाइम पीरियड जरा बड़ा ध्यान में रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हेड ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो क्या ये एसेट्स, ये बिल्डिंग्स क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएंगे? नंबर 2 पढ़े, परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी स्पेशली इफ इट इज इम्पोर्टेड। देखिए बेटा अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है जो आपने लोकली मींस पाकिस्तान से खरीदी है और मशीनरी खरीदी इंस्टॉल करनी है, तो इसे शायद ना सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ना लगे। लेकिन अगर इवन देन लोकली परचेज मशीनरी को भी सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, वर्किंग कंडीशन तक लाते लाते, तो ये मशीनरी भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। लेकिन खास तौर पर अगर आप इंपोर्ट्स करें, इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान से बाहर से खरीदें, फॉर एग्जांपल जापान से मशीनरी ने पाकिस्तान में लाहौर में आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल होना है, तो जापान से फिर पाकिस्तान में अगर आनी है तो पहले शिप बाय शिप नॉर्मली मशीनरीज आती हैं, क्योंकि बाय एयर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बाय शिप ट्रेवलिंग होती है इन गुड्स की। तो जापान से कराची पोर्ट पहुंचेंगी। अब पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते शिपमेंट में भी कई समटाइम महीने इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर कराची पोर्ट से लाहौर आना है उसमें, फिर लाहौर में इंस्टॉल होना है, वायरिंग होनी है, ठीक है। तो अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया इस सारे प्रोसेस में, परचेज से लेकर इंस्टॉलेशन तक, तो ये मशीनरी क्या बन जाएगी? क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी। ऑब्वियस अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगा है तो ये मशीनरी एसेट तो है, लेकिन क्या नहीं है? क्वालिफाइंग एसेट अगर नहीं है तो फिर अगर इससे रिलेटेड कोई बोरिंग कॉस्ट है तो उसने कैपिटलाइज नहीं होगा, फिर एक्सपेंस आउट होगा। नंबर 3, पावर जनरेशन फैसिलिटीज का मतलब इस तरह से होता है कि ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये
वापडा की इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वापडा की इलेक्ट्रिसिटी कभी आती कभी नहीं। तो बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अपने पावर जनरेशन प्लांट्स लगा लेती हैं, जिससे खुद ही बिजली जनरेट करके खुद भी यूज करते हैं, और अगर इर्द गिर्द के लोग इंटरेस्टेड हों तो उन्हें भी सप्लाई करते हैं अपने प्राइवेट पावर जनरेशन फैसिलिटी से। तब ये अगर पावर जनरेशन फैसिलिटी भी लगा रहे हैं आप, और उससे भी सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया बनाते बनाते बनाते, और कोई लोन लिया हुआ था जिसके पैसों से आप ये पावर जनरेशन फैसिलिटी बना रहे थे, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड अगर इन्वॉल्व है, तो ये पावर जनरेशन फैसिलिटी क्या बन जाएगी? क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो इसकी टोटल कॉस्ट में अप्लाई होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। मशीनरीज भी हो सकती हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, और फिर मैंने इन्वेंट्रीज की भी एग्जांपल दी, इन्वेंट्रीज भी हो सकती हैं। डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है? डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड अगर इन्वॉल्व है तो। दो बातें बस आखिरी, दो एरोस बने हुए हैं। हमारी इस डिस्कशन का ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि हर एसेट ही क्वालिफाइंग एसेट है। दो एरोस में से पहला एरो ढूंढे। Assets that are ready for their intended use or sale when acquired means purchased। अगर कोई एसेट खरीदा है और वो अवेलेबल फॉर यूज है या अवेलेबल फॉर सेल है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्नीचर खरीदा, बना बनाया, तो क्या जैसे ही खरीदेंगे काबिल इस्तेमाल होगा? तो एसेट तो है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर खरीदे, एसेट तो है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। व्हीकल्स खरीदी हैं बनी बनाई, एसेट तो है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं। अब फॉर एग्जांपल व्हीकल्स आप खरीद रहे हैं, बनी बनाई व्हीकल्स खरीद रहे हैं आप, बसेस ट्रक्स वगैरह फॉर एग्जांपल, या इवन कार्स। अगर ये बनी बनाई है, पैसे आपके पास नहीं थे, लोन लेके अगर आपने ये व्हीकल्स परचेज किए हैं, अब ये व्हीकल्स अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो फिर चाहे लोन पे इंटरेस्ट इंकर हो, वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंस आउट होगा। पहले एसेट को क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, और फिर उससे अगर रिलेटेड लोन पे कोई बोरिंग कॉस्ट है, वो फिर कैपिटलाइज होगी। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स के तौर पे चीजें आई हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, क्या ये एसेट है? एसेट है, लेकिन क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज है व्हेन एक्वायर्ड, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। देयरफॉर अगर ये चीजें लोन लेके पैसे, लोन के पैसों से भी खरीदी गई हैं, इवन देन इनका जो बोरिंग कॉस्ट का खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट ही होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइज कब होना है? मेरी बात क्लियर है प्लीज? सिमिलरली इन्वेंट्रीज, मैंने कहा क्वालिफाइंग एसेट हो सकती हैं, लेकिन लाइन पढ़े जरा। इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर थोड़े अरसे में बनती जा रही, बिकती जा रही हैं, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगी। क्या हर इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग एसेट? लेकिन फॉर एग्जांपल, अब ये जो फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, बोइंग, या इवन ये जो वॉर प्लेन्स होते हैं, तो ये इन प्लेन्स को अगर अब जो बेच रहा है, जो जहाज या एयरप्लेन्स बना के बेच रहा है, उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए इन्वेंट्रीज की तरह। तो अगर इन एयरप्लेन्स को बनाने में कुछ सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, उसने लोन लिया हुआ था, पैसे पैसे लिए हुए थे एज अ लोन, उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी इस इन्वेंट्री में भी, इन्वेंट्री कहलाएगी, तो इस इन्वेंट्री में भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाती है। लेकिन रूटीन में जो इन्वेंट्रीज बनती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और देयरफॉर उनकी बोरिंग कॉस्ट अगर कोई है तो वो फिर कैपिटलाइज होने के बजाय एक्सपेंस आउट हो जाएगी। मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? बार बार फोकस किस पे कर रहा हूँ? पहली चीज को क्या होना चाहिए? किसी एसेट को अगर क्वालिफाइंग एसेट है, फिर अगर उससे रिलेटेड कोई बोरिंग कॉस्ट है, तो उसने कैपिटलाइज होना है, अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट ने एक्सपेंस आउट ही होना है। कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है? चलिए यहाँ तक ब्रेक कर लें, इंशाल्लाह मिलते हैं 4:25। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 4:25 टाइम पे वापस आए।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए वापस? चले सर आगे स्टार्ट करें। जहां तक बातें हुई अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले थोड़ा सा और लिख के जरा कर लें रजिस्टर कर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ borrowings. Types of borrowings with respect to capitalization of borrowing cost. Types of types of borrowings with respect to capitalization of borrowing cost. इस टॉपिक में यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारी सारी डिस्कशन ये है कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है और उससे रिलेटेड कोई बोरिंग कॉस्ट है तो उसने कैसे कैपिटलाइज होना है। ऑब्वियसली अगर कैपिटलाइज नहीं होना है तो फिर अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ने कहाँ जाना है तो वो पता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अगर उसने कैपिटलाइज होना है तो कैसे होना है ये हमारी ऑनवर्ड्स ऑफ डिस्कशन है। तो हेडिंग मेरी ये है कि टाइप्स ऑफ बोरिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। मतलब अगर बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के एंगल से बोरोइंग्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन स्पेसिफिक बोरोइंग्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के एंगल से देयर आर टू टाइप्स, नंबर वन स्पेसिफिक बोरिंग एंड नंबर टू जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरोइंग्स, जनरल बोरोइंग्स। इस एंगल से जो दो टाइप्स है फुली इन्वॉल्व है, सभी फुली इन्वॉल्व है। बोरिंग कॉस्ट की अगर कैपिटलाइजेशन होनी है तो कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक बोरिंग से स्टार्ट करते हैं तो पहले सब हेडिंग लिखें स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग if the sole purpose of one or borrowings if the sole purpose of one or more borrowings is construction, acquisition or production of a qualifying asset, if the sole purpose of one or more borrowings is construction, acquisition or production of a qualifying asset, then the borrowings will be called as
then the borrowing or borrowings will be called as specific borrowing. If the sole purpose of one or more borrowings is construction, acquisition, or production of a qualifying asset, then the borrowing or borrowings will be called as specific borrowing. अगर आपने लोन सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या खरीदने के लिए या प्रोडक्शन वर्ड असल में इस्तेमाल होता है अगर इन्वेंट्रीज हो, इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करके बेचा जाता है, कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई मशीनरी खरीदने के लिए एक्विजिशन, या कोई स्टॉक की आइटम बनाने के लिए अगर कोई बोरिंग की है तो ऐसी बोरिंग कहलाएगी स्पेसिफिक बोरिंग। मतलब अगर लोन लिया सिर्फ इसलिए, उसका वाहिद मकसद, सोल पर्पस, वाहिद मकसद, बोरिंग का अगर वाहिद मकसद क्वालिफाइंग एसेट है तो ऐसी बोरिंग क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक बोरिंग। क्या एक से ज्यादा स्पेसिफिक बोरिंग्स भी हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने हेड ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, तो हेड ऑफिस की बिल्डिंग बिजनेस में चाहिए, तो रादर देन कि आप बनी बनाए खरीदें, आपने सपोज प्लान बनाया कि हम उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सपोज आपका अंदाजा है कि 100 मिलियन रुपीस रिक्वायर्ड है। आपने जब चेक किया अपने बिजनेस में तो आप इस बिल्डिंग के लिए अपने स्पेयर फंड्स अलग करने की पोजीशन में नहीं है, पैसे सपोज आपके पास अपने अवेलेबल नहीं है। आपने डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। सपोज आपने HBL बैंक में जाके अप्रोच किया, उन्होंने कहा ठीक है हम लोन तो आपको दे देते हैं लेकिन हम 40 मिलियन से ज्यादा लोन देने की पोजीशन में नहीं है आपको। लेकिन बहरहाल 40 मिलियन सपोज हमने HBL बैंक वालों से अपनी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट लोन ले लिया, क्या ये लोन स्पेसिफिक एसेट, स्पेसिफिक बोरिंग कहलाएगा? क्यों ये लिया है? लेकिन हमें तो 100 मिलियन चाहिए था, 40 मिलियन सपोज HBL से मिल गया, देन सपोज हमने UBL बैंक को अप्रोच किया, बाकी जो 60 मिलियन है सपोज वहां से मिल गया इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए। अब अगर ये दूसरा लोन भी इसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल होना है तो ये दोनों लोन्स क्या कहलाएंगे? तो एक स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्पेसिफिक बोरिंग्स भी हो सकती हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है या नहीं? अगर लोन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट पे लगाने के लिए हमने लिया है तो ऐसी बोरिंग हो या बोरोइंग्स हो, एक लोन हो या एक से ज्यादा लोन हो, ये कौन से लोन्स कहलाएंगे? स्पेसिफिक लोन्स कहलाएंगे। एक ऊपर मैंने वर्ड लिखा है जनरल बोरिंग, डेफिनेटली इसका बाद में हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन जनरल बोरिंग सिंपली ये है कि अगर आपने लोन तो ले लिया है लेकिन उसका पर्पस डिफाइंड नहीं है, उसको आपका प्लान है कि जहां दिल करेगा जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली पैसे इस्तेमाल कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉइज को सैलरी देने की जरूरत पड़ी और पैसे ना हुए तो एम्प्लॉइज की सैलरी भी उसमें से दे देंगे। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में आ गया और उस वक्त पैसे नहीं होंगे तो वो पैसे लोन के उसमें भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो व्हीकल्स की जरूरत पड़ी तो व्हीकल्स के लिए भी पैसे लगा लेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए, उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी उसी लोन में से अगर पैसे लगा लेंगे तो ऐसा लोन जिसके बहुत से पर्पसेज हैं, क्वालिफाइंग एसेट के अलावा भी वो इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा लोन कहलाएगा जनरल लोन। लेकिन अगर लोन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे इस्तेमाल होने हैं तो ऐसा एक लोन हो या ऐसे एक से ज्यादा लोन हो वो क्या कहलाएंगे? स्पेसिफिक लोन कहलाएंगे। एक नजर दोबारा पढ़ लें, सही तरह वर्ड्स क्लियर हो गए? पढ़ा करें पढ़ा करें। मैंने 3 वर्ड लिखे, कंस्ट्रक्शन किसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एक्विजिशन खरीदने के लिए, और प्रोडक्शन गुड्स की इन्वेंटरीज वगैरह के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो क्या इन्वेंटरीज में क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है? कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड विल डिटरमिन। अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो यूजेबल एसेट्स और सेलेबल एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। ठीक हो गया सर? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अब स्पेसिफिक बोरिंग की डिस्कशन अभी कंटिन्यू है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, borrowing cost to capitalized in case of
स्पेसिफिक बोरिंग्स। नेक्स्ट फिर ये कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो स्पेसिफिक बोरिंग्स के अगेंस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। कैपिटलाइज का वर्ड अब क्लियर है सबको? बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का मतलब कितनी बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो। जी हाजिम साहब, अगर इंपोर्ट है तो लग सकता है, और अगर इवन पाकिस्तान से भी परचेज आपने किया है लेकिन बाद में एसेट्स ने इंस्टॉल होना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, तो अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया, चाहे लोकली परचेज हो या इंपोर्टेड एसेट हो, तो इवन देन क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। हाँ, अगर बने बने एसेट लिए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अवेलेबल फॉर यूज हो गए तो देन डेफिनेटली फिर ऐसे एक्वायर्ड एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होंगे। ठीक है मिस्टर अशोक जी सर। अब इसका एक फार्मूला है, डरे बगैर कुछ चीजें लिखिएगा, यकीनन मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। हमारी हेडिंग इसको कहते हैं बोरिंग कॉस्ट भी अप्लाइज इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। सबसे पहले फिर हम कैलकुलेट अब ये किया करेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। कल वाली तरह डिस्कशन जहन बनाए, लोन पे इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने का तरीका आता है? देखिए बेटा, मेक द थिंग सिंपल। लोन लिया हुआ, लोन पे बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो जैसे जैसे बैलेंस चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा। तो हम कैलकुलेट किया करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, रेट ढूंढा करेंगे, टाइम पीरियड ढूंढेंगे। हमारे पास पहली चीज क्या कैलकुलेट हो जाएगी? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, लेकिन समटाइम्स परेशान हुए बगैर जरा नेक्स्ट लिखना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से कुछ लेस भी हो सकता है, वो क्या है पहले लिखा। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी, investment income if any on temporary investment of surplus funds। इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। अगर ये कोई फिगर होगी तो ये भी कैलकुलेट किया करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। देन इसको कैलकुलेट करके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम में से माइनस करके जो फाइनल फिगर आएगी, दैट फाइनल फिगर विल बी अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इनिशियली हमारा चैलेंज ये होगा कि ये जो छोटे छोटे फार्मूलाज बीच में आ रहे हैं, छोटी छोटी वर्किंग्स आएंगी, ये थोड़ी सी हमारे जहन में जरा सेट हो सके। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन में से लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, और जो फिर लेस करके फाइनल फिगर आएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इट मींस जो फाइनल फिगर आएगी फिर ये वो अमाउंट होगी जो हमारे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में प्लस होगी। अब इसका मतलब क्या है मैं एक मिनट बताता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें। यासीम साहब क्लियर है सर? ये अगर नोट कर लेंगे तो करने बताइए। लिख लिया? लास्ट लाइन वाला जरा आपने लिख लिया सर? नहीं सर, ये जो लिखा है इसको समझने के लिए जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें। बैंक से अगर लोन लें तो डबल एंट्री बताएं।
बैंक से अगर लोन लें तो डबल एंट्री सभी क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। तो मैं जरा आपको लेजर फॉर्म में एक दो चीजें समझाऊंगा। कैश सपोज डेबिट, लोन क्रेडिट, दो लेजर्स बनेंगे, सही है? कैश का लेजर होगा, लोन का लेजर होगा। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2021 आपने 1 मिलियन रुपीस का लोन लिया, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन के लेजर में फिगर क्रेडिट से पे चली गई। अब साथ है प्लीज, कैश डेबिट हो गया, लोन क्रेडिट हो गया, लोन के रेफरेंस लेजर में रेफरेंस कैश आ गया, 1 मिलियन आ गया। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, ओके। अब सर जी हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हो गए? 1 मिलियन का कैश अवेलेबल हो गया। अब इस कैश को फिर अब अपने हम क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स अज्यूम हमने इस लोन की अमाउंट से अपनी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है? अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है को जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं। एक डेफिनेटली वे ये होता है कि आप अपने कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, घर की कंस्ट्रक्शन है, तो खुद ही करवाएं। फॉर एग्जांपल खुद ही मजदूर अरेंज करें, सीमेंट मटेरियल, ईंटें वगैरह मंगवाएं और खुद ही अपनी सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें। लेकिन अब ये जो बिल्डिंग्स वगैरह अगर बनवानी है तो शायद आप खुद अपनी सुपरविजन में सारे काम करवाने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदारों को हायर करेंगे, उनको अपना काम आउटसोर्स कर देंगे, आप उनको पेमेंट्स करते रहेंगे, वो आपके बिहाफ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आम हालात में, नॉर्मल हालात में, हम बिजनेसेस के एंगल से अगर बात कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन खुद नहीं की जाती या करवाई जाती, ये आउटसोर्स हो जाती है। आउटसोर्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो फिर हमारे बिहाफ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। ऐसे अब इस तरह भी नहीं होगा कि आप सारे पैसे इकट्ठे ही उसको शुरू में पकड़ा देंगे। हो सकता है कुछ एडवांस दें, लेकिन बाकी पैसे साथ साथ दे रहे होंगे। तो अब 1 जनवरी को सपोज पैसे आए और आपने पैसे स्पेसिफिकली अपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिए थे। सपोज पहले ही दिन आपने एडवांस के तौर पे इस 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया। साथ है मेरे? एंट्री बताएं क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर को कैश पकड़ा दिए भाईजान। एडवांस कहेंगे अभी बिल्डिंग में तो तब डेबिट करेंगे जब शायद इसके पैसों का हमें फायदा मिल जाएगा। एडवांस से पैसे पकड़ा रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। लेट्स अज्यूम जिस दिन लोन लिया 3 लाख के पैसे उसी दिन आपने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दिए, एडवांस डेबिट किया, कैश क्रेडिट हो गया। डेफिनेटली अब एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर का भी अपना लेजर होगा, फिर उसके बाद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होगी, वो अलग है सब। इंशाल्लाह फर्दर शुरू करते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपके सामने फिगर्स लिखी हैं, हमारे पास 10 लाख अवेलेबल था, कितने हमने पैसे दे दिए? 3 लाख दे दिए, कितना अभी भी है? अब जो लोन की तरफ जाएगा, लोन हमने बैंक से लिया 1 मिलियन, 10 लाख रुपए। इस लोन पे अब हम बैंक को टाइम बेसिस पे, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहेगा, इंटरेस्ट पे करेंगे। उस पे लोन पे हमारा इंटरेस्ट इंकर होगा, लोन पे, लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमारा इंटरेस्ट इंकर्ड होगा। वो इंशाल्लाह हम कैलकुलेट वैसे ही कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, इसमें कल वर्किंग की। जब मैंने नई चीज लिखी है उसको समझने के लिए जरा कैश का लेजर देखें। 10 लाख हमें मिला था, 3 लाख हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। लेट्स अज्यूम हमें अब ये लग रहा है कि जो रिमेनिंग 7 लाख है उसमें से हमें जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है वो 1 महीने तक फर्दर पेमेंट कोई नहीं होनी। कितने पैसे दे दिए? बाकी डेफिनेटली पैसे भी किस पर्पज के लिए यूज होना है? कंस्ट्रक्शन के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, स्पेसिफिक लोन है, बाकी पैसे भी कंस्ट्रक्शन में यूज होना है। लेकिन सपोज हमें लग रहा है कि 1 महीने तक फर्दर अभी कोई पेमेंट और नहीं करनी पड़ेगी। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो 7 लाख रुपया है इसे आप एज इट इज पड़ा रहने दें, लेकिन अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो सरप्लस पैसे पड़े हैं, सरप्लस का मतलब हमारी जरूरत से फिलहाल जो ज्यादा पड़े हैं, इन सरप्लस पैसों को अब हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, किसी बैंक में रखवा दें, या फॉर एग्जांपल को शेयर्स वगैरह खरीद लें, ताकि वक्ती तौर पे जब तक ये पैसे हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देने, उतने अरसे के पैसे हम कहीं इन्वेस्ट करके इस पे कोई इनकम जनरेट कर लें। क्या ये पैसे बैंक से हमने लिए इसलिए हैं ताकि हम इन्वेस्ट करके इस पे इनकम जनरेट करें? लिए तो नहीं है, लिए तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हैं, इस्तेमाल तो वही करने हैं। लेकिन अगर टेम्पररी तौर पे आपके पास सरप्लस पैसे पड़े हैं और टेम्पररी तौर पे वो इन्वेस्ट हो जाएं,
तो क्या आपको कोई इनकम जनरेट होगी या और एक्सपेंस हो जाएगा? लोन पे आपने इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर सरप्लस फंड्स होंगे तो उस पर आपको इनकम जनरेट हो सकती है। तो अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो सकती है जो आपने जनरेट की है बाय इन्वेस्टिंग द सरप्लस अमाउंट, जिससे आपको कोई रिटर्न जनरेट हो जाए, तो देन फिर आप वर्किंग करते हुए, अब अपना फॉर्मूला देखा जरा, आप वर्किंग करते हुए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे सर। उसमें फिर प्लस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। ये लेस क्यों करेंगे सर? इंटरेस्ट इनकम हमारा एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी इनकम है, तो ये आपस में नेट ऑफ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नेट ऑफ होकर जो फाइनल अमाउंट रह जाएगी वो फिर वो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट होगी जो कैपिटलाइज होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके कहीं ज़हन में वो ना आ जाए जो खुदा ना खास्ता गलत तरफ चला जाए, तो वो पहले मैं बता दूं, फिर अगर मेरी बात में कोई कंफ्यूजन रहेगी तो मैं बताता हूँ। यहाँ तक नेट की समझ आ गई? नेट की समझ आ गई सर? अब फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट है लेट्स से 1 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट है सपोज 12,000 रुपीज। तो नेट अमाउंट कितनी रह जाएगी? नेट अमाउंट 88,000। फिर ये वो अमाउंट होगी जो बोरिंग कॉस्ट की, ये वो नेट अमाउंट बोरिंग कॉस्ट की होगी जो एसेट की कॉस्ट में 1 लाख जाएगा या 88 जाएगा? ये नेट ऑफ होगी 88 जाएगा। अब ये कहीं आपके ज़हन में क्वेश्चन आ जाए कि कहीं अगर इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा है और इंटरेस्ट इनकम कम है, तो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल हमें बिल्डिंगें बनाने छोड़ देंगे, फिर हम यही काम शुरू करेंगे। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन कहीं इसलिए ज़हन में ना आ जाए क्योंकि ये सिर्फ सरप्लस पैसे हैं जो वक्ती तौर पे इन्वेस्ट हुए। अगर इन पैसों से हमने यही काम करना था तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड पैसे ना हुए, वो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करने के लिए होंगे। तो सिंपली स्पीकिंग अक्सर मेजोरिटी केसेस में ये अमाउंट कम ही होगी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो एसेट की कॉस्ट में प्लस नहीं होगी, वो माइनस ही होगी। लेकिन ये ख्वाहिशात अपनी जगह हो सकती हैं, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, लोन पे वैसे भी बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जब बैंक लोन देता है तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, रेट ज्यादा होता है, और जब बैंक्स इंटरेस्ट इनकम देते हैं तो उसका रेट कम होता है, यही तो उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल जब बैंक लोन देगा तो अगर रेट फॉर एग्जांपल 13% है, तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम जब लोगों ने पैसे जमा करवाए होते हैं उसका रेट कम होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 9% है तो ये 13% और 9% के अंदर जो है बैंक के लिए इंटरेस्ट, बैंक के लिए एक्सपेंस कौन सा होगा? जो वो दे रहा होगा 9% के हिसाब से, और उसकी इनकम कौन सी होगी? जो उसने लेनी है लोन के अगेंस्ट। तो बैंक्स की कमाई बेसिकली क्या है कि वो ज्यादा हाई रेट पे लोन देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम लोगों को देते हैं वो कम रेट पे देते हैं, तो उसी का डिफरेंस उनकी इनकम होती है। ठीक है, उनकी इनकम का लिए नेट प्रॉफिट का। तो मीन्स से अगर इंटरेस्ट इनकम भी है और इन्वेस्टमेंट इनकम है तो आप उसे लेस करके रिमेनिंग अमाउंट वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव आंसर आ जाए जिसका कोई चांस नहीं है, तो डेफिनेटली वो प्लस करने की बजाय फिर क्या करेंगे, फिर माइनस ही करेंगे। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन इज फॉर्मूला बोले के अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। ये लेस वाली बात समझ आती है? जो इंटरेस्ट इनकर्ड है वो हमारा एक्सपेंस है और इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी इनकम है, इसे आप आपस में नेट ऑफ करेंगे और नेट अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे। एनी कंफ्यूजन? एक और खतरा खत्म कर लें पहले, फिर आपके क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये जो 1 मिलियन मैंने लिखा है, ये 1 मिलियन अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा? इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो जाएगा। ये 12,000 इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम में भी तो जाएगी। अब बिना इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना 1 लाख ने, सॉरी, और 12,000 ने भी कोई अदर इनकम में नहीं जाना। ये हमारी एक वर्किंग हुई है, इस 1 लाख में से 12,000 नेट हुआ है, और बस 88,000 ने नेट होके कहाँ सिर्फ जाना है, एसेट की कॉस्ट में जाना है। अगर फॉर एग्जांपल ये अमाउंट्स बोरिंग कॉस्ट तो भी कैपिटलाइज की जो मैंने अमाउंट्स आपके सामने लिखी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड ना होती, तो इस लाख ने कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंशियल चार्जेस में जाना है, फाइनेंशियल चार्जेस। और ये 12,000 ने कहा जाना है? अदर इनकम में। लेकिन अगर इन अमाउंट्स ने, अगर ये अमाउंट्स क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो पहले एक वर्किंग हुई 1,12,000 लेस हुआ, और फिर अब जो नेट 88 रह गया, बस इस अमाउंट ने कहीं और नहीं जाना सवाए कहाँ, एसेट की कॉस्ट में प्लस है। 88 ने ऐड होना है या 100,000 ने ऐड होना है? 100,000 माइनस 12,000, नेट 88 ने और कहीं नहीं जाना सवाए एसेट की कॉस्ट में बस ऐड। ये क्लियर है सर?
जी यहाँ पे अब मैं रुक जाता हूँ, कोई मेरी बात में अगर कंफ्यूजन रहेगी, बल्कि आप इस तरह करें सॉरी, एक जरा ये लेजर भी 2 बना लें नीचे। ये हमने बैंक से 10 लाख लिए हैं और 10 लाख पे सपोज मैंने अज्यूम किया कि 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बना और सरप्लस फंड्स पे मैंने अज्यूम किया कि सपोज 12,000 की इंटरेस्ट इनकम बनी, तो जैन से फिर मैंने उसे नेट ऑफ करके आपके सामने 88,000 की अमाउंट बनाई है। तो लोन 10 लाख, उस पे इंटरेस्ट सपोज 1 लाख, सरप्लस फंड्स पे फॉर एग्जांपल 12,000 इनकम, तो नेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज 88,000। और ये मैंने फिर अज्यूम किया कि 10 लाख में से 3 लाख रुपया हमने एडवांस के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, और जो एक्स्ट्रा फंड्स पड़े थे अगर सपोज वो कुछ अरसे अनयूटिलाइज रहने हैं तो आपने सपोज अगर उन्हें इन्वेस्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होगी वो फिर अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट से, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड से लेस होके नेट आपकी बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है सर सर? एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी डेफिनेटली मैंने लेजर अभी कंप्लीट नहीं किए, इसमें फर्दर एंट्रीज कैसे होंगी वो भी आपके सामने बात करते हैं। सिर्फ मैंने कोशिश ये की है कि आपको जरा लेस वाली बात समझा दूं। ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? वही होता है, वही होता है, वही होता है, कौन क्या होता है? बोला करें सदीक, बोला करें। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के एंगल से बोरिंग की कितनी टाइप्स है? कौन कौन सी? कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेसिफिक लोन बन सकता है अगर उसको लेने का ओनली पर्पस, सोल पर्पस, वाहिद पर्पस कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। और अगर सोल पर्पस क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और पर्पसेस में भी आपके फंड्स इस्तेमाल करने का प्लान है तो फिर वो स्पेसिफिक लोन नहीं कहलाएगा, तो फिर जनरल लोन कहलाएगा। अभी हमारी डिस्कशन सिर्फ किस पे जा रही है? स्पेसिफिक बोरिंग्स में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख के पढ़ना है पूरा। पढ़े पढ़े। पेज नंबर 85 निकाल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे पॉइंट्स और करने फिर क्वेश्चन स्टार्ट। पेज नंबर 85 के स्टार्ट पे कुछ एक हेडिंग आपको मिलेगी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ब्रैकेट लिखें ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ये मैं बोरोइंग मींस लोन को कैपिटलाइज करने की बातें कर रहा हूं या बोरिंग कॉस्ट मींस लोन के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की बात कर रहा हूं? लोन लायबिलिटी है, उसकी कोई बहस नहीं हो रही, कैपिटलाइजेशन में लोन की बहस नहीं हो रही, लोन के अगेंस्ट जो बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट है उसकी बात। किसकी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्पेसिफाई करना, ब्रैकेट में लिख लेना प्लीज, इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कमेंसमेंट मींस स्टार्ट। पढ़ना अब हमने ये कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होती है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा नीचे आए जरा, एक और छोटी सी हेडिंग ढूंढे नीचे आते आते आते। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सेसेशन मींस स्टॉप, स्टॉपेज, स्टॉप, स्टॉपेज। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब रुक जाएगी? ऊपर वाली हेडिंग का मतलब है स्टार्ट में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट पे क्वेश्चन ये है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब जाके रुक जाएगी? क्या हमेशा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती जाएगी? क्या जब दिल करेगा हमारा बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी? ऐसे नहीं है। हम पढ़ने के लगे कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट क्या है, स्टार्ट बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज होना कब होना है, और फिर वो कौन सी डेट है जिस डेट पे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी। आए ऊपर कमेंसमेंट से शुरू करते हैं। सिंपल चीजें सर,
नए वर्ड जरूर हैं, नई बातें जरूर हैं, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू वाली बात नहीं। एज पर IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है IAS 23, an entity shall commence capitalization of borrowing cost only when पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जब दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएंगे, बीच में एंड है, जब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएंगे तो उस दिन से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो कौन से पॉइंट्स है? नंबर 1, एंटिटी इंकर्स बोरिंग कॉस्ट का मतलब है कि कंपनी ने बोरिंग कॉस्ट इंकर करनी शुरू कर दी हो, विच ऑब्वियसली मींस क्या, लोन ले लिया हो या लेना हो, लोन ले लिया हो और इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो। एंड नंबर 2, एंटिटी इंकर्स एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट, कंपनी क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चे भी कर रही हो, एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैव बीन स्टार्टेड, और एसेट को कंप्लीट करने की जो एक्टिविटीज है वो भी स्टार्ट हो गई हैं। दोबारा नंबर 1 पे है, शॉर्ट वर्ड्स में इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो, और नंबर 2 क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चे होना शुरू हो गए हो ताकि हम उसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, जिस दिन ये दोनों काम हो जाएंगे, दैट इज द डेट व्हेन द कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट विल स्टार्ट। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए नीचे 2 एग्जांपल्स बनी हुई हैं, आ जाए जरा इन वर्ड्स को वहां, इन लाइंस को वहां जरा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेरियो ए, लोन लिया है आपने 1 अगस्त 14 पे, साथ साथ में रहना, किसने लोन लिया? क्या जिस दिन लोन लिया इस दिन से ऑनवर्ड्स अब बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाएगी? इंकर होना शुरू। क्या बैंक ने जिस दिन लोन दे दिया है उस दिन से ऑनवर्ड्स अब बैंक इंटरेस्ट उस पे लेगा? बोरिंग कॉस्ट एक दिन गुजरेगा, एक दिन का लेगा, 2 दिन गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, क्या बैंक को इस चीज से कोई कंसर्न होगा कि आपने पैसे इस्तेमाल करना शुरू किए ही नहीं? बैंक ने हमें लोन दिया, कैश डेबिट हो गया, लोन क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोन नहीं भी इस्तेमाल, लोन के पैसे नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, तो क्या जितना टाइम पीरियड गुजरता जाएगा हमें उसका इंटरेस्ट देना होगा? तो इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट किस दिन से ऑनवर्ड्स इंकर होना शुरू हो जाएगा? 1 अगस्त 14। नेक्स्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन, किसी वजह से आप कंस्ट्रक्शन फर्स्ट डे पे स्टार्ट नहीं कर सके और 1 महीना डिले हो गया, किस चीज में? लोन का लिया, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, इंटरेस्ट किस दिन से इंकर होना शुरू हो जाएगा? ऊपर चले जाए जो हम 2 पॉइंट्स पढ़े थे, क्या इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो जाएगा 1 अगस्त पे? लेकिन सेकंड पॉइंट पढ़े, क्या एसेट पे एक्सपेंडिचर भी होना शुरू हो गए थे 1 अगस्त पे? तो किस डेट से दोनों कंडीशन मीट होंगी? 1 सितंबर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, एक्सपेंडिचर भी होने शुरू हो जाएंगे, और लोन आपने ऑलरेडी ले लिया था, उसका इंटरेस्ट भी इंकर हो रहा होगा। अगस्त का महीना जहन में लाएं, 8th 9th अगस्त सितंबर, अगस्त के महीने में इंटरेस्ट इंकर हो रहा होगा, लेकिन वो कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट किस दिन से स्टार्ट होगी? 1 सितंबर से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। जिस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी, अंडरस्टूड बात है कि उसने फिर एक्सपेंस आउट होना है। हम इसका डिसाइड क्या कर रहे हैं कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से होनी है, which is on 1 September according to this data। क्लियर है मेरी बात? क्या बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू होगी थी 1 अगस्त पे? तो क्या मसला हुआ 1 अगस्त पे? अभी एक्सपेंडिचर स्टार्ट नहीं हुए, कंस्ट्रक्शन अगर 1 सितंबर पे है तो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स इज द डेट फ्रॉम वेयर इज द डेट जहां से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। कमेंसमेंट सिंपली मींस स्टार्ट हो जाएगी। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? सेकंड एग्जांपल देखें, Construction started on 1st July 2014 with owned funds। अक्सर ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है जैसे अपने पैसे अवेलेबल हो ही नहीं सकते किसी एसेट को बनाने के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास अपने पैसे अवेलेबल हो? और ये भी हो सकता है कि आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर आप अपने ही पैसों से कोई एसेट कंप्लीट भी कर लें और लोन ले ही ना, तो ना कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर होगी और ना ही उसकी किसी कैपिटलाइजेशन का सवाल। तो ओन फंड्स का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास पैसे अवेलेबल थे, और किस दिन अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई? 1 जुलाई 14 पे। लेकिन नेक्स्ट लाइन है 15 दिसंबर 14 पे, तकरीबन गिने जरा कितने महीने? ना सही गिने, महीने है गिने सर, 5.5 कर लें सर, 5 मंथ्स पूरे हुए और हाफ हो गए।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 और 15 दिसंबर है, तकरीबन 5.5 मंथ्स हो गए। तो ऑन 15 दिसंबर 14 सॉरी, लेट्स अज्यूम फंड्स जो हमारे अपने पास थे वो शॉर्टेज हो गई, उनकी खत्म हो गए, और देयरफॉर हमें बैंक से लोन लेना पड़ा फर्दर खर्चों के लिए। सिनेरियो समझ आ गया? पहले कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू कर ली थी? अपने पैसों से, और 15 दिसंबर पे सपोज हमें फर्दर एक्सपेंडिचर्स के लिए लोन लेना पड़ गया। दोबारा ऊपर जाएं, दो पॉइंट्स पड़े थे, आपने डेट डिसाइड करनी है किस डेट से कैपिटलाइजेशन होनी है। 1 जुलाई पे क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं? 1 जुलाई पे एक्सपेंडिचर शुरू हो गए हैं सर, लेकिन बोरिंग कॉस्ट इनकर उस वक्त नहीं हो रही होगी। तो वो कौन सी डेट होगी जिस पे एक्सपेंडिचर भी हो रहे होंगे और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होना शुरू हो गई होगी? तो 15 दिसंबर इज द डेट जहां से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। एंड में फिर ये एरोस जो बने हुए इनमें आंसर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट सिनेरियो में 1 सितंबर इज द डेट जहां से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी, और बी सिनेरियो में 15 दिसंबर इज द डेट जहां से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। ये बी सिनेरियो समझ आ गया सर? खर्चे कब से होना शुरू हो गए थे? 1 जुलाई से, लेकिन उस वक्त इंटरेस्ट इनकम नहीं हो रहा था। कौन सी डेट है जिसपे साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे होंगे? तो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो बोरिंग कॉस्ट है उसको हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। ऊपर आप दोबारा जाएं, पॉइंट 1 और 2 जरा शॉर्ट वर्ड्स में मेरे से सुने। डेफिनेटली पूरे वर्ड्स अपनी जगह, लेकिन कम से कम दो मेन वर्ड्स क्या है? नंबर 1 में इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, और नंबर 2 एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं और डेफिनेटली उससे की वजह से एक्टिविटीज हो रही हैं। तो चलो ऐसा सब पूरे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, लेकिन कम से कम दो वर्ड्स कौन कौन से? नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, और नंबर 2 एक्सपेंडिचर्स भी क्वालिफाइंग एसेट पे हो रहे हैं। दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली जिस डेट पे मीट हो जाएंगी उस डेट से ऑनवर्ड्स पे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। और अगर उस डेट से पहले को बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है तो वो कैपिटलाइज होने के बजाय एक्सपेंस आउट होगा। एक नजर देख लें, खुद से जरा एग्जांपल्स भी देख लें। सीज की बात फिर मैं खुद करता हूँ, कोई कंफ्यूजन अगर ज़हन में आती है। क्लास के जो रिमेनिंग टाइम रह गया है इसमें आपने फुल हिम्मत करके जोर से अपने आप को दबा के बैठना है। तकरीबन हाफ उठ चुके हैं आप, जहनी तौर पे तो सब 100% उठ चुके हैं, लेकिन फिजिकली भी महसूस ऐसे हो रहा है जैसे बैठे नहीं हुए। तो ऐसे ना करें मेरे भाइयों, ये टाइम एग्जाम हॉल में भी आता है। तो अगर यहाँ इस तरह करेंगे तो वहां जाते ही उठ जाएंगे। तो आराम से बैठे, आराम से बैठे। इंशाल्लाह जब भी कभी एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने पहले बताऊंगा। अभी तक एक्सपीरियंस यही है कि मैंने किसी भी दिन शायद टाइम पूरा नहीं किया, विद सम एक्सेप्शंस, हमेशा जल्दी चले जाते हैं। लेकिन कभी भी अगर ज्यादा टाइम लगा इंशाल्लाह पहले बताऊंगा, कंसल्ट भी करूंगा, लेकिन डेफिनेटली फाइनल डिसीजन आपको पता है कि आपका नहीं हो सकेगा क्योंकि आप जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह पहले बताऊंगा। अब मैंने आपका टाइम वेस्ट किया पूरा 1 मिनट इस फजूल बात में, तो मुझे आज कम से कम 1 मिनट की तो पेनल्टी बनती है। मैंने भी ऐसे बाज नहीं मुझे लगता। आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बैठे, मैं खड़ा हूँ यार, क्या हो? कम से कम आराम से पढ़ लें इसे। मैंने घड़ी पे मुसलसल ध्यान रखा और उसमें वही टाइम हो सकता है जो हुआ। अब आप क्या करें? और 10 मिनट से पहले नहीं खत्म हो सकेगा। ये भी रोज का एक्सपीरियंस हमारा। तो आराम से सुकून से बैठे। जी सर, आगे चले सर। देन आ जाए सर, सी से सेसेशन जरा हो गया वर्ड। सीज कैसे कहते हैं? बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट हमने डिसाइड कर ली है। अब नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन स्टॉप हो जाए। इट मींस किस दिन से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट अगर इंकर हो भी रही है तो एसेट की कॉस्ट में प्लस नहीं हो। ये कैपिटलाइजेशन का वर्ड बिल्कुल फाइन रखना है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन मींस किस डेट से ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना शुरू हो जाएगी। सीज मींस किस डेट पे बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना खत्म हो जाए। तो ये शायद सिंपल है और शायद पुराने वर्ड्स कुछ रिपीट होंगे। आए मैं सब वर्ड्स पढ़ रहा।
entity shall cease borrowing cost, entity shall cease capitalization of borrowing cost when asset is substantially complete, underline करके आगे बढ़ें, that is when the asset is available for its intended use of sale. जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है उस दिन से ऑनवर्ड्स फिर उस पे एक्सपेंडिचर्स अगर हो भी रहे हो तो कैपिटलाइज नहीं होते हैं। किस दिन तक एसेट पे एक्सपेंडिचर्स कैपिटलाइज होते हैं, ये मैं थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स भी दे रहा था। नहीं, एक मिनट जैसे क्लियर कर लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल मशीनरी ली है, उसके कैरिज कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, उसकी कोई वायरिंग कॉस्ट वगैरह है, तो जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा उस दिन फिर उसके एक्सपेंडिचर्स जितने उस दिन तक होने वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, और वहां से ऑनवर्ड्स फिर ये वर्ड्स याद आते हैं, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा तो वहां से ऑनवर्ड्स फिर डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट है। क्या जैसे जैसे आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते जा रहे होंगे साथ साथ एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा उस दिन तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, और उस दिन तक जो टोटल कॉस्ट आ गई है उस टोटल कॉस्ट की बेस पे हम फ्यूचर की डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, और जिस दिन तक अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ वहां तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। तो कमेंसमेंट और सीज डेट का मतलब ये है, कमेंसमेंट डेट के बाद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी, और सीज डेट तक विच मींस सब्सटेंशियली जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा, विच मींस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो बोरिंग कॉस्ट बनती है वो कैपिटलाइज होगी। इन अदर वर्ड्स, कमेंसमेंट से पहले अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है या सीज डेट के बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो वो फिर कैपिटलाइज नहीं होगी, एक्सपेंस आउट होगा। मसलन फॉर एग्जांपल एसेट कंप्लीट हो गया लेकिन अभी आपने लोन वापस नहीं किया सारा, तो क्या एसेट कंप्लीट होने के बाद भी आप लोन पे बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होंगे? लेकिन अब वो जो इंटरेस्ट है आफ्टर द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, वो इंटरेस्ट फिर अब कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट हो रहा। तो किस ड्यूरेशन के दरमियान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है? कमेंसमेंट डेट से लेके सीज डेट तक जो बोरिंग कॉस्ट होती है वो एसेट की अमाउंट में कैपिटलाइज होती है। हाँ, सीज डेट आ कब जाती है? व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। उसका क्या मीनिंग है? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज और सेल, जो आपने उसका करना है सेल या यूज, जिस पर्पस के लिए आपने उसको बना रहे थे या सेल करने का मकसद था आपका, उस डेट तक आते आते बोरिंग कॉस्ट बस कैपिटलाइज होगी। अब मेरी रिक्वेस्ट पे दोबारा पढ़ लें, टाइम अभी भी 5 मिनट से ज्यादा है, तो 5 मिनट में मैं सवाल पढ़ूंगा, 1 मिनट में आप सारा रिवाइज दोबारा करें। मैंने अपना प्लान पूरा बता दिया है, तो अकॉर्डिंगली पढ़ें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते हैं। नीचे इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आज रहने देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि हम अपनी पूरी क्लास में कोई एक सवाल भी पढ़ भी ना सकें? इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप जैसे लोगों के साथ रह रह के तकरीबन मुझे अब सब कुछ पता है जो आप सोच रहे हैं, आपका दिल कर रहा है जो मेरे साथ करने को, वो मुझे अंदाजा है, लेकिन मुझे भी इंशाल्लाह साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Money Limited began the construction of a new building on 1st February 15. Construction costs incurred in 2015 were paid for as follows: 1st February, 1st July, 1st November. Construction of the building ended on 1st December, when the building was complete and ready for its intended use. Building is depreciated over to a nil residual value using straight line method. Construction was financed by a loan of rupees 19 lakh from Citibank Limited. The loan was raised on means obtained on. Okay. Raised on means obtained on 1st July 2015. Specifically underline
specifically to facilitate the construction of the building. Interest rate is 25%. There is no capital repayments का meaning लिखा है, principal repayments. क्या लोन का प्रिंसिपल भी वापस करना होता है? तो कैपिटल रीपेमेंट्स मींस प्रिंसिपल रीपेमेंट्स. सरप्लस फंड्स भी हो सकते हैं सर. वेर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% per annum. Building is a qualifying asset for the purpose of IAS 23. कुछ वर्ड समझ आ गए सारे? क्वेश्चन इंशाल्लाह बेटा कल कंप्लीट करेंगे. ये टेस्ट का कोई एक दिन जरा अगर हम इस तरह करें, मेरी बात काइंडली जो आपका दिल करता है बोलने, फिर मैं बताता हूँ क्या करना. कल से ऑन इस तरह बेटा करें. असल में क्लासेस का टाइम आपके पास, आपको पता ही जरा लिमिटेड है. आइडियली तो शायद क्लास के अंदर टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि मैं सबको देख सकूं कौन कौन टेस्ट दे रहा है. लेकिन मेरा ख्याल है कुछ आपकी सीरियसनेस भी जरा होनी चाहिए. मिलजुल के हम कुछ सिलेबस भी कवर कर सकेंगे, तो टेस्ट वगैरह भी हो सकेंगे. तो कल से ऑनवर्ड जिस तरह करें, मेरे ख्याल पहले 2-3 दिन पेंडिंग हो गए. कल मीन्स फ्राइडे है, तो कोई क्लास के अलावा कोई घंटा डेढ़ निकाल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस पे. नहीं, अगर नहीं निकालेंगे बेटा आपकी चॉइस है, मर्जी है आपकी. कल क्लास के लिए टाइम निकाल लेंगे, हो सकता है 9 सर हो, तो डेफिनेटली मैं को फोर्स तो नहीं कर सकूंगा. हाँ, मेरी बात का मकसद ये है कि हो सकता है आपकी क्लासेस का जो स्केड्यूल हो उसमें सब लोग एक टाइम पे टाइम ना निकाल सके, तो अपने कन्वीनियंट टाइम पे कोई घंटा डेढ़ निकालें. कल से मेरा ख्याल स्टार्ट कर लेते हैं. अगर कल कोई ना दे सके या की तैयारी नहीं है तो मैक्सिमम परसों तक दे दें. ठीक है, सैटरडे तक दें और जरूर टेस्ट दिया करें. तो कल से सुबह से स्टार्ट कर लेंगे, फिर 8-9 बजे जो भी, फिर पूरा थ्रू आउट द डे जिस वक्त जिसको टाइम मिलेगा. ठीक है, तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट से भी इंशाल्लाह सुबह 8 बजे मैं टेस्ट शेयर कर दूंगा, फिर जिस वक्त आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे, लेकिन घंटा डेढ़ निकालना है प्लीज. ठीक है, तो क्लास से पहले निकालना है. इवन अगर क्लास के बाद देने में इंटरेस्टेड होंगे आप तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बाद भी अवेलेबल कर दूंगा. लेकिन कल या परसों मैक्सिमम जरूर टाइम निकालना. नहीं, मैं कोई इशू नहीं. अगर आप इवन क्लास के बाद भी टाइम निकालना चाहेंगे तो उस वक्त भी मैं अवेलेबल कर दूंगा. लेकिन सुबह सिलेबस बेटा वही है, दोनों टॉपिक्स. पहले मैंने आपको 2-2 क्वेश्चंस किए थे. रिवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी जरा मिक्स करके मैंने 2-2 सवाल बताए थे. तो टेस्ट योरसेल्फ, इवैल्यूएट करें कहाँ तक खड़े हैं. ठीक है, तो कल से ऑनवर्ड्स, कल और परसों का दिन रख लें जिसका जो टाइम मिले. अल्लाह हाफिज़ जी. क्लास अपने टाइम पे होगी सर. नहीं, डिस्पोजल रहने दें. नहीं सर, लोन नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है.